तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में लाइट के बारे में बात करेंगे। लाइट का क्या क्या फेनोमेना है। तो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो, लाइट दो तरह से बिहेव करता है। कौन कौन सा तरीका है? वेव और पार्टिकल। वेव और पार्टिकल। तो अगर मैं वेव का बात करूं, लाइट एज ए वेव, तो इसमें हम लोग तीन टर्म देखे थे। कौन कौन सा? वेवलेंथ, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। और हमारे पास एक रिलेशन था, वेलोसिटी इक्वल टू u lambda into wavelength. हाँ तो ये लैम्डा तो इनटू Sorry, फ्रीक्वेंसी। वेव के लिए है ना? हाँ ये वेव के लिए है। तो वेव के लिए हमने देखा था वेलोसिटी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और दूसरा कौन सा फेनोमेना है? पार्टिकल। ये फॉर्मूला पार्टिकल। क्या? ये वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी। हाँ ये फॉर्मूला तुमको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है ना? सर उस टाइम डायरेक्टली पढ़ लिया था। अच्छा क्या बोल रहे फिजिक्स हो? में था सर, ये फॉर्मूला फिजिक्स में था। नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री। हाँ वो केमिस्ट्री में किया था। हाँ वही मैं लिखा। ओके। दूसरा जो हम लोग लाइट का बात कर रहे हैं, लाइट बेसिकली होता क्या है? जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लाइट, अगर मान लो लाइट इधर ट्रैवल कर रहा है, तो एक्चुअली में लाइट जो है वो कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होता है। थोड़ा बहुत आइडिया होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का? वापस बता सकते हो क्या? हाँ एक मिनट। तो एक्चुअली जो लाइट होता है ना, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट। सर इतना ज्यादा अभी। हाँ सर अगर ऐसा है तो फिर लाइट मैग्नेट को अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? लाइट मैग्नेट को अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि लाइट का मास नहीं होता। हाँ अच्छा। ये तो लाइट बेसिकली हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली आज का पहला क्लास बस इन्फॉर्मेशन बेस्ड रहेगा थोड़ा बहुत। लाइट जो है वो इस वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल। लाइट का स्पीड क्या होता है 3 इन into 10 वैक्यूम? raised to 8 meters per second. 3 into 10 to the power 8 meter per second. The speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in any other medium is less than 3 into 10 to the power 8. ये भी पता है। इसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। In any other medium is less than c. Then okay, next. सर वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है क्या? हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है लाइट के, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो मोशन ऑफ लाइट है ना उसके परपेंडिकुलर है। अगर तुम्हारा मोशन एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है सर। Then okay, Manshi. Fine. Next. स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? किसी भी चीज को किसी ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अरेंजिंग एनीथिंग
इन सम ऑर्डर, किसी ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर दें किसी भी चीज को, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो हम लोग अगर बात करें स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली लाइट वाला, तो देखो हम लोग क्या पता है, जो विजिबल वाला रेंज है वो कहां से कहां तक होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, सर 400 to 800 भी लेते हैं ना। 400 to 700 ले लेते हैं कभी कभी नैनोमीटर्स एक्चुअल। में। हाँ, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में मैं लिखा हूँ, ये वाला एंड जो होता है वो रेड होता है और ये वाला एंड जो होता है वो वायलेट होता है। और हम लोग को पता है विबग्योर, BGYOR, विबग्योर वाला। यूवी और यूवी किधर लाई Infrared, करेगा, यूवी वायलेट का के लेफ्ट साइड में और इंफ्रारेड के राइट साइड में। यूवी का रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा या कम? ज्यादा होता है सर। ज्यादा होता है, तो रेडियो वेव इस तरफ फ्लाई करेगा, हाँ सर, रेडियो 10 मीटर। माइक्रो इंफ्रारेड, फिर ये वाला जो रीजन है दैट इज विजिबल, हाँ, फिर उसके बाद अल्ट्रा, अल्ट्रावायलेट। एक्सरे और गामा। इसको याद कैसे किए हो? से इसको याद नहीं किया है साहब। अच्छा चलो मैं तुमको बताता हूँ एक ये तरीका याद याद है। करने का। याद है, ये देखो, राम, राम इनविजिबल, राम नहीं दिखते हैं, चाहे तुम कोई भी लगा लो, अल्ट्रा एक्सरे गामा, राम इनविजिबल अल्ट्रा एक्सरे गामा, ऐसे तुम याद रख सकते हो। तुम अपना भी कुछ बना सकते हो याद करने का। सर हाँ सर यूवी रेज में मैंने ऐसा सुना है कि यूवी ए और यूवी बी रेज होते हैं, उन रेज में क्या फर्क है? वो बाइफर्केशन हम लोग उस लास्ट में पढ़ेंगे। मतलब अब तुम्हारा इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, मतलब बस इतना नहीं है, लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, ऐसे और भी बहुत सारे बाइफर्केशन है। तो उसका डीप नॉलेज हम लोग लास्ट में सर आपने टेलीकम्युनिकेशन आगे क्या बताया? आरए इज रेडियो, सर एम क्या है? माइक्रो सर कंपैरेटिव इंफ्रारेड, पावर देख के भी, हाँ जिसका लैम्डा एनर्जी ज्यादा। देख के भी बता सकते ठीक है, हम लोग अगर इधर जाएंगे तो लैम्डा बढ़ रहा है, इधर एनर्जी जाएंगे कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इधर जाएंगे एनर्जी कम हो रहा है। लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी कम अच्छा, होगा। कम होगा। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu या फिर hc by लैम्डा। तो बेसिकली हमने इसको अरेंज कर लिया किसी एक ऑर्डर में, मान लो, तो इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर यूवी लाइट भी तो विजिबल होता है ना? जो भी विजिबल होता है, क्या नहीं बात कर नहीं, रहे हो? नहीं, सर मतलब वो कई जगहों पे यूज भी होते हैं ना, डेंटल यूज में भी आता है वो। यूज वो होता तो है कैन दिखता नहीं है पर दिखता तो रही है। विजिबल हम लोग किसको बोलते हैं? जो हमें दिखता है बेसिकली, विच गिव्स सेंसेशन टू विजन, विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। जो मुझे दिख रहा है, मुझे आंख पे जाके वो इफेक्ट करेगा और वो मुझे दिखेगा, वो वाले रीजन को हम लोग विजिबल में बात कर रहे हैं। सर कबूतरों को यूवी लाइट दिखती है। ओके, क्या करोगे इस इन्फॉर्मेशन का? कबूतर से पूछेंगे। ओके नेक्स्ट, क्या हमें लाइट दिखती है? सिर्फ विजिबल रेज दिखती है। तो दिखती नहीं है लाइट नहीं दिखती है, तो अगर तुमसे कोई सर, बाकी चीजों पे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख पे बाकी चीजें दिखती है, लाइट नहीं दिखती। एग्जैक्टली, सो कैन वी सी लाइट? नो। सर तो सन से डायरेक्टली आती है, वो क्या होती है? सन से जो लाइट आ रही है ना,
वो हमारे आंखों पे, हम लोग को लाइट, वो तुमको लाइट दिख रही है क्या, या नहीं, तुमको? वो सन दिख रहा है। हाँ, लाइट नहीं दिखता है। लाइट के वजह से सन दिख रहा है। हाँ, वी सी ऑब्जेक्ट्स सनी बिकॉज लाइट ऑफ लाइट। लाइट की वजह से हम लोग चीजें देख पा रहे हैं। ओके, अब हमने लाइट को दो प्रॉपर्टी में डिवाइड किया था, तो डुअल नेचर ऑफ लाइट। आज हम लोग थोड़ा बहुत लाइट के बारे में देख रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर डुअल नेचर ऑफ लाइट। एक्चुअली सर में क्या है? ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर भी देखते हैं। नहीं, हम लोग बस वेव नेचर का बात करेंगे। हाँ सर, वही लगा। तो हम लोग जब लाइट का फेनोमेना का बात करो तो बहुत सारे फेनोमेना हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये दोनों तुम लोग पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत। डिस्पर्शन। डिस्पर्सन, और कोई फॉरेन फेनोमेना? डिफ्रैक्शन। हाँ, डिफ्रैक्शन, और बस इतना ही है। इतना ही पता है? इंटरफेरेंस, अरे हाँ सर। हाँ पोलराइजेशन। सर, हाँ नहीं, ये नहीं पोलराइजेशन भी पता। होता है, यस सुना ठीक है। है, ये सारे अपने सिलेबस में है। ये सारे जो है वेव नेचर को फॉलो करता है, वेव नेचर। सर हाँ, अगर ये सब वेव नेचर को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब जितने भी फिनोमिना लाइट को है वो ज्यादातर सब साउंड को भी ये करेंगे ना, अप्लाई होंगे ना। एग्जाम्पल साउंड में हाँ, बट पोलराइजेशन ये सब, इंटरफेरेंस हम वो लोग, वेव। इंटरफेरेंस साउंड में भी हम लोग पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन साउंड में मतलब एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन नहीं, हम लोग बात करते हैं स्पीड चेंज हो जाता है, सब हम लोग बात करते हैं साउंड में भी। मोस्ट ऑफ हाँ, मोस्ट ऑफ। हाँ सर, रिफ्रैक्शन भी तो उसके वजह से होता है ना, स्पीड चेंज की वजह से। ओके, जो और हम लोग का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये किसका बात कर रहा है? पार्टिकल नेचर। तो और कुछ कोई फेनोमेना पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं, कुछ फेनोमेना वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग अभी तक ऐसा कुछ श्योर नहीं है कि लाइट जो है वो पार्टिकल है या वेव है। यस सर सर, पोलराइजेशन तुमने अगर वहां पर गया होगा ना ऑप्टिशियन के पास, तो वो तुमको एक दिखाया होगा, एक प्लेट नेकेड आई से देखो, और वो चश्मा दिया होगा तुमको पहनने का, फिर हाँ तुमको उसको सर। कार वार दिख रहा होगा। हाँ दैट इज सर, बेसिकली हमारी वो पोलराइजेशन। एलईडी स्क्रीन्स भी पोलराइज्ड होती है, वो हाँ उसमें क्लियर रहता है। 3D फिल्म्स के पीछे भी यही एक से फिनोमिना है। हाँ, इस पूरा पूरा पोलराइजेशन हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। सर एक क्रिस्टल भी होता है, वो पोलराइजेशन। बेसिकली एक मटेरियल होता है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की लाइट को आने देता है, बाकी लोग को नहीं आने देना देता है बाकी लाइट को, तो इसलिए हम लोग का पोलराइजेशन सब फेनोमेना आता है। ओके, अब आते हैं ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो हमारा जो चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स तो मुझे पता चल गया कि वेव नेचर का है। रे के बारे में हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं। तो अगर ये वेव नेचर है तो हमें बस 3 टर्म होगा, वेलोसिटी, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी। और हमने बात किया, जैसे मान लो स्पीड, पहला टर्म बात करते हैं स्पीड, दैट इज वेलोसिटी। तो अगर मान लो कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट जा रहा है, डी डिस्टेंस टाइम टी में, तो हम लोग स्पीड क्या बोलते हैं? डिस्टेंस अपॉन टी। कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। हाँ सर। और 1/t फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ, स्पीड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। स्पीड डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तुम कौन सा मीडियम लियो, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमने डिस्कस किया, ये होता है c, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
Any other medium? V is less than C. ये v वेलोसिटी के लिए है या फिर फ्रीक्वेंसी? ये V वेलोसिटी के लिए, फ्रीक्वेंसी मैं इसलिए F से रिप्रेजेंट करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ ठीक है, F से ही मैं रिप्रेजेंट करूंगा फ्रीक्वेंसी, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ देन दैट इज फ्रीक्वेंसी। सर जनरली न्यू रहता है ना हाँ फ्रीक्वेंसी। वही है ना, न्यू ही है ना ये ऐसा। अब वो बहुत कंफ्यूजन होता है V और न्यू हाँ में, सर। तो इसलिए मैं F यूज करता हूँ। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t 1/t, बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। वेव्स पर सेकंड। ऑसिलेशन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय सोर्स। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास रेड लाइट है, तो रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी कुछ f है। अगर तुम किसी और मीडियम में भेज दो तो भी उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? f ही रहेगा, ऐसे वो चेंज रहेगा। नहीं रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। It does not change with medium. It does not change with medium. सर एक बार पिछला स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ। हो गया सर। Okay. तो हम लोग अभी तक देखिए, स्पीड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स। हाँ। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। ये किस पे डिपेंड करेगा? सोर्स पे या मीडियम पे? सोर्स पे। सोर्स पे। तो इस पे और कुछ सोचो। फ्रीक्वेंसी पर भी नहीं, मतलब बेसिकली मीडियम, मैं सोर्स पूछ रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड मीडियम पे करे। डिपेंड करेगा ना। क्यों? नेचर सर। ये देखो, वेलोसिटी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी तो चेंज करेगा नहीं, तुम एक सिर्फ मीडियम से दूसरे लैम्डा को मीडियम पे चेंज जाओगे करना तो। पड़ेगा। हाँ, और अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो लैम्डा को चेंज करना पड़ेगा, राइट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ये वाला क्वांटिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो लैम्डा को चेंज करना ही पड़ेगा। तो लैम्डा डिपेंड्स ऑन मीडियम। लैम्डा क्या होता है वो तुम लोगों को पता है? दिस डिस्टेंस इज लैम्डा, वेवलेंथ, डिपेंड्स ऑन मीडियम। कैसे डिपेंड करेगा ये हम लोग रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। डिपेंड्स अपॉन मीडियम। Then okay, next, white light. White light क्या होता है? Can you please show the previous slide? Yes, this one or previous one? I was. Okay. सर क्या आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? वेवलेंथ कौन में सा? डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली। वेवलेंथ देखो क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट।
Yes, sir. अब फ्रीक्वेंसी तो चेंज करेगा नहीं अगर मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाऊंगा तो वेलोसिटी No. चेंज करेगा। Yes. तो अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो क्या लैम्डा को चेंज करना पड़ेगा? Yes. तो लैम्डा चेंज करेगा अगर मैं सोर्स पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाऊंगा तो मुझे लैम्डा चेंज करना पड़ेगा। तो लैम्डा डिपेंड्स अपॉन मीडियम। Okay. Fine. sir. नेक्स्ट, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होता है? इसमें सारे कलर होते हैं। Sunlight. सनलाइट, ऑल कलर्स आर मिक्स्ड। नेक्स्ट, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख Sir? पाते हैं? हाँ, सर आप पिछला वाला स्लाइड एक बार दिखा देंगे? हाँ, ओके, श्योर। हो गया सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। हम लोग को ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है? तो जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से व्हाइट लाइट आया, यहाँ से लाइट आया, कोई भी लेट्स से व्हाइट लाइट आ रहा है। अब मान लो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मान लो ये ब्लू ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये ब्लू ऑब्जेक्ट है, ब्लू ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा? सारे कलर को एब्जॉर्ब करेगा। इट विल एब्जॉर्ब ऑल कलर, इट विल एब्जॉर्ब ऑल कलर एक्सेप्ट Blue. ब्लू। ब्लू को छोड़ के बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों तो सर? जो ब्लू क्या ऐसा मतलब वो क्यों? डिपेंड करता है मेरा ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। जैसे मान लो रेड कलर का अगर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो मुझे रेड दिख रहा है, तो बेसिकली जो लाइट आएगा उसमें से वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगा और रेड बाहर फेंकेगा, तो वो सर मुझे वही रेड क्यों? दिखेगा। अच्छा, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे ब्लू दिखेगा। सर उस लाइट को कैसे पता कि ये कलर छोड़ना है या फिर ये कलर एब्जॉर्ब नहीं करना? वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई उसके अंदर हाँ, जो एग्जैक्टली। मॉलिक्यूल्स। उसके जो कलर है ना, तुम्हारा जो ब्लू कलर है या रेड कलर है, उसका प्रॉपर्टी है कि उस वाले कंपोनेंट को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला है, उस वाले कंपोनेंट को कैंसिल करे और पूरा उन सारे का इफेक्ट आता है कि बस ब्लू कलर मुझे बाहर निकला, बाकी कलर एब्जॉर्ब हो गया। अच्छा, अगर रेड होगा तो रेड कलर रिफ्लेक्ट होगा, बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बस ब्लू रिफ्लेक्ट हुआ। बेसिकली कभी भी तुम किसी भी चीज पे लाइट डालोगे तो कुछ चीज एब्जॉर्ब होगा, कुछ चीज रिफ्लेक्ट होगा, कुछ चीज ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगा, वापस Absorb- आएगा कहीं वो तो से। रिफ्लेक्ट हो गया। पास हो जाएगा। पास हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। ट्रैवल करेगा किसी। हाँ, तो ये 3 फिनोमेना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है किसी कलर का, वो हम लोग ये बता देंगे कि बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, जिस कलर का ऑब्जेक्ट होगा वो कलर रिफ्लेक्ट होता है। अब ये कलर अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये मेरा आई है, तो मुझे इस पे ब्लू कलर दिखेगा और मुझे ऑब्जेक्ट ब्लू दिखेगा। एक और टर्म लिख लो, मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक, सिंगल कलर, एक ही रंग का कलर लाइट। एक ही फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो बेसिकली हम लोग इसको सिंगल वेवलेंथ में बोलते हैं, सिंगल वेवलेंथ लाइट, क्योंकि हम लोग का हर जगह फिजिक्स में वेवलेंथ के टर्म में बात होता है, हम लोग वेवलेंथ के टर्म में लिख रहे हैं। तुम कलर बोल सकते हो, एक ही कलर, एक ही फ्रीक्वेंसी। सर तो ये रिफ्रैक्शन के बाद चेंज हो जाएगा कलर। कलर वेवलेंथ चेंज होगा, कलर जो है सर, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगा। हाँ तो सर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलना चाहिए ना। हाँ, बट हमारा जो पूरा फेनोमेना है ना, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन और जो भी हाँ। फेनोमेना है फिजिक्स में, वो सारे हम लोग वेवलेंथ के टर्म में पढ़ते हैं, ओके, तो इसलिए मैं वेवलेंथ के टर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, यस। ओके।
ठीक है, अब से अपना हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक ये बेसिक इंफॉर्मेशन चल रहा था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो हम लोग का चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एक बार वापस बताओ ना। कौन सा? मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक मतलब जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना जिसका टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन है, तो वो सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो इमिट करता है। अगर कोई ऐसा सोर्स जो सिंगल वेवलेंथ को इमिट कर रहा हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ। सर इसका कोई एग्जांपल है? हाँ, एलईडी। सल्फर लैंप्स होती तुम है, वो ले लो ना अपना, वो रेड कलर का तुम लोग खेले होगे उसमें बचपन में, नियॉन लाइट्स। नियॉन लाइट्स। ओके सर। रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है? अपना वेव नेचर ऑफ लाइट। अब बात करते हैं रे। रे क्या होता है? तरह ट्रीट करते हैं सिंगल लाइन। हाँ, एक सिंगल ऐसा रे ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सिमिलरली हम लोग लाइट रे डिफाइन करते हैं, बस वही रे है, वो डायरेक्शन ऑफ लाइट को इंडिकेट कर रहा है, जिसको हम लोग लाइट रे बोल सकते हैं, या फिर सिंगल लाइट बोल सकते हैं, या फिर लाइन ऑफ लाइट बोल सकते हैं। सर मल्टीपल रेज मिलकर एक बीम बनाते हैं ना? हाँ, नेक्स्ट अपना वही है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, अगर मल्टीपल रेज है हमारे पास पैरेलल, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल लाइट रेज। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा लाइट को रे जैसा ट्रीट करेंगे सारे जगह पे, तो नोट करके लिख लो। तो इंटरफेरेंस नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में? नहीं, इस चैप्टर में नहीं आएगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अपना अलग ही चैप्टर है, वो वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है। ओके। इंटरफेरेंस भी नहीं आएगा, डिफ्रैक्शन भी नहीं आएगा, बस हम लोग रे पे बात करेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, TIR, ये सब। ओके। So if we analyze optical phenomena in ray form और geometrical diagram form, geometrical diagram की तरह देखेंगे, तो it is called ray optics. It is called ray optics और geometrical optics. Then Yes, sir. so इस चैप्टर का पहला पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो क्लास 10th में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें क्या पता है कि अगर मान लो ये प्लेन मिरर है या कोई भी मिरर है, बेसिकली ग्लास है, और नीचे वाला सरफेस हमने पेंट कर दिया और ऊपर वाला सरफेस जो है वो शाइनिंग है, तो अगर यहाँ से कोई रे आता है तो वो इधर जाता है फॉलोइंग एंगल ऑफ, ओके, हाँ,
डन, ओके। तो यहाँ पर हम लोग अगर ये आता है तो अगर हम लोग इसको बोले यहाँ पे सर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह ना। हाँ हाँ हाँ, अगर हम लोग इस सरफेस पे परपेंडिकुलर बनाए तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल। ये मेरा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये है मेरा रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल होता है हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, and R is angle of reflection. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये हम For लोग any- प्रूफ भी कर सकते हैं। फॉर एनी मिरर ना। हाँ, फॉर एनी मिरर। स्मूथ सरफेस के लिए होता है ना। नहीं नहीं नहीं, फॉर एनी एनी सरफेस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर हाँ। रिफ्लेक्शन। अगर मेरा सरफेस स्मूथ है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर मान लो मेरा सरफेस ऐसा है, कोई भी रैंडम शेप का है, मैंने इसके नीचे वाले को तो भी इक्वल पेंट होगा। कर दिया, हाँ, तो भी टेंजेंट अगर के मतलब टेंजेंट बनाएंगे। एक, हाँ, तो अगर ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर भी ये I1 और R1 इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ पे रे बनाया, लेट्स से इस पॉइंट पे, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पर भी मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल R2 और I2 इक्वल होगा। बट नॉर्मल कहाँ है? देखो नॉर्मल चेंज हो गया अपना, तो हम लोग नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का बात करते हैं। डन। इस वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। सर एक और होता है ना सेम प्लेन पे। हाँ, वो आ रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आ रहा है। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखाओ ना। हाँ, ये वाला ना। हाँ सर। सर ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज अगर मेरा सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, तो फिर देखो अगर मैं इस रे का बात करूं, यहाँ से लेट से मैं ये रे का बात करूं, तो ये रे कहीं इंसिडेंट रे इधर है, ये कहीं इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में होगा, है ना? हाँ सर। तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डन सर। डन। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at the point of incidence, at the point of incidence all lie on the same plane.
अच्छा, अगर ये सेम प्लेन पे है तो देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेट्स से दिस इज इंसिडेंट रे, मैं स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई वेक्टर। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे और मैं ये नॉर्मल बोल रहा हूँ एन। तो अगर मैं एन क्रॉस आर करूं, एन क्रॉस आर, और इसका डॉट प्रोडक्ट लूं इंसिडेंट रे से, तो ये क्या आएगा? जीरो। 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 ओके, एन क्रॉस आर किया तो फिर हमें एक ऐसा वेक्टर मिला जो एन और आर दोनों के परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी हमें ऐसा वेक्टर देता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला जो वेक्टर है वो एन और आर दोनों के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली आई के भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ, और अगर आई के भी परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो। यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आई बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर इज जीरो। बेसिकली इसी चीज को हम लोग बॉक्स बॉक्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट। बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। सर वेव ऑप्टिक्स भी आप ही पढ़ाओगे ना? नहीं, वो अलग आएगा। ओके, वो देखते हैं, वो सबसे लास्ट टॉपिक आता है। मतलब सर ये बॉक्स कैसे लिखा, मतलब समझा नहीं। सितंबर में पढ़ेंगे। हाँ, काइंड ऑफ बॉक्स मतलब ये देखो, ये जो फिनोमेना ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। इसका मतलब होता है, नोटेशन है, हाँ सर। ठीक है। सर वो वैल्यू जीरो कैसे हुई, एक और बार बताओ ना। हाँ, अब देखो एन क्रॉस आर किया हमने, तो जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब आई एन और आर तीनों एक ही प्लेन में है, एन और आर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हुआ, तो बेसिकली उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिला मुझे, एन क्रॉस आर किया तो। अच्छा हाँ, cos 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। और उसके बाद फिर आई का उससे डॉट प्रोडक्ट किया तो जीरो हो गया। डन। यस सर। नेक्स्ट, डेविएशन ऑफ लाइट। डेविएशन ऑफ लाइट, इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो लाइट इधर जा रहा था, यहाँ पर उसको कुछ सरफेस मिला, उस सरफेस से टकरा के लाइट फाइनली इधर जाने लगा, हाँ, तो उसको जाना इधर था और गया वो ग्रीन लाइन के लॉन्ग, तो इतना एंगल वो डिफ्लेक्ट कर गया। इस हाँ एंगल को हम सर, लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। deviation। डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। पर सर ये तो रिफ्रैक्शन के अंडर आया ना। नहीं, रिफ्लेक्शन भी तुम बोल सकते हो ना। जैसे यहाँ पर इंसिडेंट रे को जाना था, रिफ्लेक्शन में भी बोल सकते। यहाँ जाना था इसको रे को, और ये मुड़ गया इतना, तो इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। फिर इसे हम अच्छा, रिफ्रैक्शन नहीं बोल सकते ना, बिकॉज रिफ्रैक्शन में तो चेंज इन स्पीड होना चाहिए, चेंज इन मीडियम भी आना चाहिए। रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड भी करता है। हाँ, सर बेंड करता है, लेकिन उसका वो कंडीशन डिविएशन। होता है ना कि मीडियम चेंज होना चाहिए लाइट का। क्या क्या? लाइट जिस मीडियम से ट्रैवल कर रहा है वो चेंज होना चाहिए, और तभी रिफ्रैक्शन हो, तभी उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तभी मैं मतलब वो उसका डाउट था कि डेविएशन हमेशा रिफ्रैक्शन के टाइम ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, रिफ्लेक्शन में भी हो सकता है, ठीक सर है। मीडियम की डेंसिटी चेंज होगी तो मीडियम की अगर डेंसिटी चेंज होती है तो लाइट बेंड करता है, तो वो मीडियम हम लोग चेंज हो गया ना। वो रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, वो भी रिफ्लेक्ट। ठीक है। म्यूट कर लो यार, मनोज म्यूट कर लो। हाँ, तो अब जैसे मान लो ये रहे हैं, ये नोट हो गया सबका? अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से भी कुछ लिख सकते हैं क्या?
एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड एन, आई डॉट एन, रुक जा मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। इक्वल टू n डॉट r। हाँ देखो हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड लॉ जो था दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये n है, ये i है, ये r है, तो हम लोग अगर देखें तो मुझे मिल जाएगा ये एंगल अगर थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं i डॉट n अपॉन मॉड i मॉड n, मॉड i मॉड n। ये क्या देगा मुझे, कौन सा एंगल देगा? ये बड़ा वाला एंगल दे देगा ना। हाँ तो एक काम करते हैं, माइनस आई डॉट एन कर देते हैं, माइनस ऑफ आई डॉट एन। तो देखो ये आई माइनस आई ये वाला हो गया, अब आएगा। तो वो थीटा मुझे मिल गया, इज इक्वल्स टू आर डॉट एन अपॉन मॉड आर मॉड एन। इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर ये वापस हम हाँ सर ये ओ- डॉट ओके। प्रोडक्ट में ये भी cos थीटा करते हैं वही क्या है? हाँ हाँ देखो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, राइट। हाँ सर। हाँ वो डॉट प्रोडक्ट। हाँ तो अगर ये मेरा आई वेक्टर है इधर वाला, तो मैं इसको माइनस आई वेक्टर माना। हाँ अब इन दोनों आई और एन के बीच का जो एंगल है थीटा, ये क्या होगा, cos थीटा विल बी माइनस आई डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ एन, राइट। सिमिलरली आर और एन के बीच का एंगल निकालो, तो वहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू आर डॉट एन अपॉन मॉड आर मॉड एन। और मुझे पता है आई इक्वल टू आर है, मतलब दोनों cos थीटा इक्वल होगा, तो मैं वहां से यहाँ से वो रिजल्ट लिख दिया। अभी ठीक है। डन। सर एक मिनट। ओके अभी अगर मैं हो गया? तो 800 रुपीज तो 700 का ऑफ मिल रहा है। यस सर। हाँ नेक्स्ट आते हैं। इतने रहा सर मुझे। नेक्स्ट आते हैं डेविएशन पे। जैसे मान लो ये रे है, ये यहाँ गया, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो बताना एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। 180 माइनस थीटा। एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस सर 90 प्लस थीटा। 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा। हाँ 90 माइनस 2। देखो ये रे यहाँ जाना था और जा यहाँ रहा है, ये एंगल भी थीटा होगा, तो डेविएशन इज दिस एंगल। अब डेल्टा प्लस थीटा मुझे कितना पता है, 180, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस 2 थीटा, या फिर पाई माइनस 2 थीटा। ओके अब जैसे मान लो अगर मैं इंसिडेंट रे को, ये मेरा मिरर है, ये ध्यान से करना, नेक्स्ट दो क्वेश्चन, ये रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर मैं इंसिडेंट रे को थीटा से इधर घुमाता हूँ, थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर घूमेगा और कितना घूमेगा?
सर लेफ्ट साइड में थीटा। लेफ्ट साइड में थीटा। हाँ सर। सबका आ गया? यस। हाँ क्या सर? रिफ्लेक्टेड रे इधर घूमेगा थीटा से, ये सबको फील आ हाँ रहा है? हाँ क्योंकि अभी मेरा ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अगर मैं थीटा से घुमा दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से कम हो जाएगा। हाँ सर। अगर ये थीटा से कम हुआ तो ये भी थीटा से कम होना चाहिए। यस। तो अगर मैं इंसिडेंट रे को थीटा से घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो रोटेट बाय थीटा। रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो रोटेट बाय थीटा। और एंगल ऑफ डेविएशन का क्या होगा? सर उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो सर ओरिजिनल एंगल माइनस थीटा की वैल्यू। हाँ, मतलब बेसिकली चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? सर वो थीटा ही होगा। वो थीटा होगा? नहीं, नहीं नहीं नहीं, थीटा नहीं, सॉरी। सर +2 थीटा। हाँ +2 थीटा। ओके, अगर मैं इधर घुमा रहा हूँ तो +2 थीटा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा होता तो -2 थीटा। हाँ सर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन, आराम से सोच लो ये। सर वो चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बताओ ना। हाँ, तो एंगल ऑफ डेविएशन जैसे पहले मेरा था, रे यहाँ जाना था, ठीक है? तो पहले जो डेल्टा था वो ए एंगल था, फाइन। हाँ अब जो न्यू डेल्टा होगा वो क्या होगा? अब मेरा रे ये है, तो जो न्यू डेल्टा है और मेरा फाइनल रे कौन सा है? फाइनल रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो अब जो न्यू डेल्टा है वो ये है, राइट? देखो डेल्टा डैश और डेल्टा में कितना डिफरेंस है। ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा है, तो 2 थीटा का डिफरेंस है डेल्टा डैश और डेल्टा में। हाँ सर। नेक्स्ट, ये हो गया सबका नोट? ओके। अगर मान लो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेट्स से मेरा रे आया यहाँ से, सर 1 मिनट, लास्ट स्क्रीन बताइए ना। ओके, थैंक यू। अगर लेट्स से मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रे यहाँ से गया, इधर बेंड किया, फिर यहाँ से इधर बेंड किया, फिर इधर बेंड किया, ऐसा कुछ हो रहा है। ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, ये एंगल है θ3। तो बताना एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ? θ1 + θ2 - θ3। क्यों? कैसे? आराम से सब लोग सोच लो। हाँ सर वही होगा, θ1 + θ2 - θ3। θ1 प्लस देखो यहाँ पर बढ़ा, मतलब यहाँ जाना था, यहाँ से θ1 से बढ़ा, फिर यहाँ पर और θ2 से बढ़ा, तो डेल्टा और बढ़ा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर गया तो डेविएशन क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में, तो घटा है। तो डेविएशन मेरा क्या होगा? θ1 + θ2 - θ3।
मतलब हम एंगल कहाँ से ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हाँ, हम लोग एंगल हमेशा स्टार्टिंग वाला जो रे है ना वहां से कंसीडर करेंगे, वहां से ओवरऑल देखेंगे कि मेरा जो फाइनल रे है वो कितने एंगल पर है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये मेरा मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, अगर मैं मिरर को थीटा से रोटेट कराया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगा? इंसिडेंट रे को फिक्स रखा हूं, फिक्स्ड। मिरर को थीटा से रोटेट कराया हूं तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगा? सर मतलब वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को चेंज नहीं स्टेशनरी करेगा। रखते हैं। इसके अबाउट घुमाया है, उसको सेम Okay. रखा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को। थीटा से ही होगा शायद। थीटा से नहीं। आराम से सोच लो सब लोग। फिर क्या फाइंड करना था हमें? रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगा? सर 2 थीटा। हाँ मैं भी वही थीटा। बोला था। 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में तुम लोगों को दिखाता हूँ, बाकी लोग ट्राई करो एक बार। थीटा ओनली। श्रीकांत नहीं, 2 थीटा आएगा आंसर। हाँ 2 थीटा हम लोग मिरर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं ना? नहीं, ओवरऑल तुम राउंड के फ्रेम में बोलो तो 2 थीटा। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, फिगर अच्छे से बनाना, अदरवाइज उतना सर क्लियर वो दिखेगा नहीं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस थीटा से रोटेट होएगी तो नॉर्मल भी थीटा से हो नॉर्मल जाएगा। भी हाँ हाँ नॉर्मल भी जाएगा। शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इनिशियली अगर बात करो तो ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। अगर मैं इस एंगल का बात करूं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। अगर मैंने इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया मिरर को, ये एंगल है थीटा। तो इंसिडेंस थीटा से इंक्रीज होगा। हाँ, तो देखो यहाँ पर नॉर्मल जो होगा, मैं रेड से बाद वाला सिचुएशन इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये मेरा न्यू नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो एंगल हो गया, क्या कुछ नहीं। मतलब रोटेट करने के बाद जो नया नॉर्मल बनाया, दैट इज न्यू नॉर्मल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया? आई प्लस थीटा। इंसिडेंट रे तो मेरा फिक्स है उस ब्लू मिरर से ना। हाँ, उस ब्लू मिरर से। तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहाँ होगा, सच दैट ये एंगल क्या होना पड़ेगा? आई प्लस थीटा। हाँ अब मुझे क्या दिख रहा है? ये वाला जो एंगल है, ये टोटल एंगल देखो, ये यहाँ से यहाँ, ये आई है और ये थीटा है, तो ग्रीन वाला जो इंडिकेट किया वो क्या होगा? आई माइनस थीटा। माइनस थीटा। तो ये एंगल क्या होगा? 2 थीटा। 2 थीटा। सर आई माइनस थीटा वापस सर एक मिनट, ये आई माइनस थीटा और ये ग्रीन वाला इंडिकेट किया, नहीं समझा। ओके, ये देखो, ये नहीं समझा, ये नहीं समझा, बाकी समझ में आ गया था यहाँ तक सबको? हाँ सर आई अब प्लस थीटा के बाद से समझेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आया ना, रिफ्लेक्टेड रे आई प्लस थीटा एंगल बनाएगा, यहाँ हाँ तक हो सर। गया है। अब देखो,
ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि अगर तुम मिरर को थीटा से रोटेट किए हो तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट किया होगा। फाइन। हाँ सर। अच्छा, अब ये देखो, ये वाला जो एंगल है, दिस इज आई एंड दिस इज थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? ये पूरा आई है, उसमें से थीटा हटा दो, आई माइनस थीटा, हाँ राइट। अब इस पूरे एंगल का बात करो, यहां से यहाँ, ये एंगल है आई प्लस थीटा, ब्लू वाला, और ये ग्रीन वाला है आई माइनस थीटा, तो ये येलो वाला क्या होगा? आई प्लस थीटा माइनस ऑफ आई माइनस थीटा, दैट इज 2 थीटा। 2 थीटा। अच्छा, ठीक है, वो पूरा ब्लू आई प्लस थीटा है। हाँ पूरा ब्लू आई प्लस थीटा होगा ना, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा हाँ है सर। तो वो भी तो आई प्लस हाँ थीटा सर। होगा ना। हाँ। डन। तो नोट करके लिख लो, नोट। If mirror is rotated by theta, keeping incident ray fixed, reflected ray rotates by 2 theta, reflected ray rotates by 2 theta in the same sense. सेम सेंस मतलब मिरर को अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगा। सर इसमें हमने सेंटर इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया ना। हाँ, सेंटर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया, उसके बहुत सर रोटेट किया। कोई एज ले लेंगे साइड से, कोई एज ले लोगे तो मतलब भी end तुम्हारा इस पॉइंट के अगर तुम घुमाओगे तो ये मिरर नीचे घूमेगा ऐसा, तो ये कहीं यहाँ जाके स्ट्राइक करेगा, तो नॉर्मल जो है वो तुम्हारा कितने से रोटेट करेगा? अगर ये तुमने थीटा से रोटेट किया है तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट कर जाएगा, हाँ। फर्क नहीं पड़ेगा उतना ज्यादा कुछ। अच्छा, मतलब सेम ही आएगा। हाँ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट हो गया ना? यस सर। अगर मान लो ऐसा है, दो मिरर है, लेट्स से दिस इज M1 एंड M2, मिरर 1 एंड मिरर 2, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। यहाँ पे एक रे आया, इस पे इंसिडेंट किया, फिर ये इस पे गया और ये यहाँ से बाउंस कर गया। बताना है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। जो फाइनल रे डिफ्लेक्ट होगा वो वाला। हाँ, इंसिडेंट से कितना फाइनल बना रहा है। अच्छा, M1 से एक रिफ्लेक्शन लेना है, M2 से भी एक रिफ्लेक्शन लेना है बस।
सर दूसरे वाले का इंसिडेंट एंगल पता चल गया तो ये कैसे फाइंड करेंगे? सोचो, 2 मिनट है, फिर डिस्कस करते हैं। अदिति नहीं, कहीं पे आई कैंसिल आउट हो रहा होगा अदिति, एक बार चेक करो। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, तो तब जब सब लोग अटेम्प्ट करो, मैं प्रीवियस क्वेश्चन 1.2 थीटा नहीं मनोज, 36 आदित्य सही है। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था कि अगर मैं मिरर को थीटा से नो, दोनों पैरेलल नहीं है, अगर मैं मिरर को थीटा से रोटेट करा रहा हूं, नहीं मोहित, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे कितने से चेंज करेगा? तो अगर मैंने मिरर को थीटा से रोटेट कराया तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट कर गया। 012 अनम्यूट कर सकते हो क्या? मनोज नहीं, नो, ओके। तो अगर मैं मिरर को थीटा से रोटेट कराया तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट कर गया। अब उसके बाद मैंने सारे एंगल्स रिप्रेजेंट किए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई प्लस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना पड़ेगा? आई प्लस थीटा। सही है। उसके बाद मैंने सारे एंगल फाइंड किए, ये एंगल कितना हो जाएगा? आई माइनस थीटा, ये वाला। ये अगर आई माइनस थीटा है और ये नीचे वाला आई प्लस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अभी ठीक है? आदित्य नहीं, आदित्य तुम्हारा पिछला वाला आंसर सही था ना? सर आदित्य, 2 आदित्य है। अच्छा 2 आदित्य हैं, ओके। 027 वाला आदित्य सही है। चलो देखते हैं, ये एंगल क्या होगा? आई, तो ये एंगल 90 माइनस आई, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा माइनस आई या प्लस आई? प्लस आई। मान लो इसको एंगल एक्स को एक्स मान लेते हैं मैं थोड़ी देर के लिए, ये एंगल है एक्स, तो हमें पता है एक्स प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई, दिस वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा प्लस आई, हाँ तो वो एंगल मिल गया। तो लेट्स से दिस एंगल इज वाई, तो वाई क्या होगा? वाई विल बी 90 माइनस एक्स, दैट इज 90 माइनस, आदित्य नहीं, एक्स को माइनस करो तो माइनस 90 प्लस थीटा सर, वाई माइनस आई, 90 माइनस एक्स कैसे हो गया? वो क्योंकि तो नॉर्मल है ना। अच्छा नॉर्मल है, फिर ठीक है। ठीक है, हाँ
अब तो मुझे y भी मिल गया थीटा माइनस आई। तो पहले वाले सरफेस पे जो डेविएशन हुआ दैट इज, हमें पता है पाई माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, पाई माइनस 2 थीटा डेविएशन होता है, ये हमें पता है। दूसरे वाले सरफेस पे जो डेविएशन हुआ दैट इज पाई माइनस 2y, पाई माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो नेट डेविएशन जो होगा वो होगा पाई माइनस 2 थीटा प्लस पाई माइनस 2y, दैट इज 2 पाई टू माइनस, टू पाई माइनस थीटा माइनस वाई। हाँ माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस आई, y की जगह थीटा माइनस आई पुट किया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ। 2 पाई सर पाई माइनस 2i रहेगा और फिर उसके बाद आएगा प्लस पाई पाई माइनस 2, हाँ सही है ना, ये पाई प्लस पाई हो गया 2 पाई माइनस 2 थीटा माइनस 2y, तो ये बन जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ y, y is थीटा माइनस आई। तो 2 पाई माइनस, सर आपने पहले वाले में पाई माइनस 2 थीटा की जगह पाई माइनस 2i लीजिए ना। अच्छा हाँ, पाई माइनस 2i होगा यहाँ पे। हाँ सर, तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पाई माइनस 2i होगा, तो यहाँ पर पाई माइनस 2i आएगा, ये भी पाई माइनस 2i होगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। 2 इंटू पाई माइनस थीटा। 2 इंटू पाई माइनस थीटा। पर रे तो 360 डिग्री से ज्यादा घूमी है ना। हाँ, तो तुम बोल सकते हो उसको 2 थीटा से अपोजिट डायरेक्शन में। सर हाँ सर ये एंगल ऑफ डेविएशन वाला पार्ट जो आपने सॉल्व किया वो प्लीज रिपीट करेंगे। हाँ ठीक है, ओके। देखो हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा था तो हमने फाइंड किया था ना कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो पाई माइनस 2 थीटा होता है, 180 माइनस 2 थीटा। यस सर। या फिर तुम ऐसा भी Yes, देख सकती हो कि ये टोटल एंगल कितना है 180, इसको जाना यहाँ था और जा यहाँ रहा है, तो डेविएशन कितना है ये वाला एंगल, दैट इज पाई माइनस ट्वाइस ऑफ आई, राइट। तो मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो डेविएशन जो होता है दैट इज पाई माइनस 2i। ठीक है, अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो डेविएशन इज पाई माइनस 2i। तो ये वाला यहाँ पर डेविएशन मुझे मिल गया पाई माइनस 2i, पहला डेविएशन। यहाँ तक ठीक है। राइट। अब सेकेंड रिफ्लेक्शन के टाइम देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा y है, तो जो यहाँ पर डेविएशन होगा डेल्टा 2 दैट विल बी पाई माइनस 2y, और दोनों सेम सेंस में है, दोनों क्लॉकवाइज सेंस में, तो दोनों को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, तो पाई माइनस 2i प्लस पाई माइनस 2y। ओके सर। हाँ सर वो क्लॉकवाइज वाला वो नहीं समझ रहा। हाँ देखो, दोनों डेविएशन सेम डायरेक्शन में है ना। पहला तुम्हारा रे इधर जा रहा था, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। पहला तुम्हारा रे इधर जा रहा था, यहाँ जाना था उसको, पर वो गया यहाँ, तो पहला डेविएशन इधर हुआ, ठीक है। दूसरा इसको यहाँ जाना था और ये डेविएशन इधर हुआ, तो दोनों बार रे इधर ही घुमा है, मैं दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। ये सर तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो भी ऐड कर सकते हो। दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो भी ऐड कर सकते हो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक होगा तो माइनस कर देंगे। ओके डन। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मान लो ऐसा सिस्टम रहे, ये एक सरफेस है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है,
ये दूसरा मिरर है। मुझे ये पता है कि ये दोनों मिरर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। एक रे आया वर्टिकली, ऐसे सीधा वर्टिकल आया, अगर यहाँ आता तो ये 90 डिग्री होता। अब ये गया, इससे टकराया और ये बाउंस बैक किया, तो बताना एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। गिवन है, अगर ये एंगल थीटा है तो कोई भी एक एंगल थीटा ले लो। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। सर वो जो ब्लू में जो स्ट्रेट लाइन है हाँ वो पैरेलल है उस बेस से। हाँ, बेस के परपेंडिकुलर है, पैरेलल कैसे होगा? अच्छा ये हाँ पता हाँ नहीं, इसके बारे में पता नहीं मुझे। अच्छा वो तो बस ऐसे ही बना दिया, ऐसा बना लो ना तुम। अब ठीक है, हाँ बस इंसिडेंट वाला पता है कि वो सरफेस पे परपेंडिकुलर हिट करता। पैदल बताते तो क्वेश्चन ही क्या बचा। उससे ही बजाएगा अगर थीटा 45 मान लो, क्वेश्चन खत्म। तो थीटा का 45 कैसे मान सकते? नहीं, थीटा को 45 नहीं मानो, थीटा के टर्म में आंसर निकालो। वैसे अगर ऑप्शन रहेगा ना 4, तो थीटा को 45 पुट कर देना चारों ऑप्शन में, देखना किसमें आंसर 180 डिग्री आ रहा है, वही आंसर होगा। हाँ हर्षद, देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन में ऑप्शन होता, ऑप्शन ए पाई माइनस थीटा, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी पाई प्लस 2 थीटा, ऑप्शन डी ऑप्शन डी पाई माइनस 3 थीटा, लेट्स से ये 4 ऑप्शन होता। अब सोचो अगर तुम्हारा थीटा 45 होता तो आंसर क्या आना चाहिए? तो 180 क्यों आएगा? अगर थीटा 45 होगा तो आंसर 180 होगा ना, क्योंकि अगर ये 45 हुआ तो ये एंगल 45 होगा, तो ये एंगल 45 होगा, ये बेस के पैरेलल जाएगा, ये एंगल 45 बनेगा, ये 45 बनेगा और ये सीधा चला जाएगा ऊपर। सर वो 45 होना जरूरी थोड़ी ना है। नहीं जरूरी नहीं, मैं पर बता रहा जनरल हूँ, केस लेकर भी पाई आ रहा है आंसर। जनरल केस लेके ही पाई आ जाएगा, ठीक है। नहीं मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम सॉल्व नहीं करो, बिना सॉल्व किए कैसे आंसर निकालते हैं, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट्स से थीटा इज 45, तो आंसर क्या नहीं आना सर, चाहिए? मेरा डाउट है 45 पे 180 क्यों आएगा? फिगर बना के देखो, रे ऑप्टिक्स लगाओ, ज्योमेट्री लगाओ, देखो आएगा 180। वैसे वो फील नहीं आ रहा है कि थीटा इक्वल टू 45 पे 180 आएगा? 45 बहुत सिमेट्रिकल बन जाएगा ना, तो उससे पूरा सिमेट्रिक बन जाएगा तो पूरा सिमेट्री बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं 180 आ रहा है नॉर्मल केस में। हाँ ओके, अब देखते हैं तो सॉल्व कैसे करना है। जैसे सर यहाँ जब पर एंगल थीटा दिया हुआ है तो फिर हमारा जो इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी थीटा ही रहेगा, तो उससे पहले आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। हाँ आ रहे वो एंगल थीटा थोड़ी रहेगा, हाँ वो एंगल थीटा रहेगा। ये एंगल अगर थीटा वही है, डाउट है, ओके ओके इंसिडेंस सही है मनोज, एंगल क्या है? तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा तो ये भी सर एंगल, आई लेके कर दिया तो भी हो जाता है। हाँ बात सेम ही है ना, वो भी एंगल थीटा हो गया। अब देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? सर ये स्टार्टिंग वाली जो इंसिडेंस है वो परपेंडिकुलर है बेस पे। अगर इस पे आता तो परपेंडिकुलर होता। हाँ तो फिर हाँ सर 180 आएगा।
ओके, अब मुझे ये एंगल पता है 90 माइनस थीटा। ये एंगल, अब हम क्या करें, यहाँ पर है, ये दोनों एंगल फाइंड करना। ये दोनों एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर जैसे हमने लेफ्ट साइड पर किया एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, वैसे राइट साइड पर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और क्यों? फिर हम क्योंकि वो कहाँ हमने अज्यूम किया कि वो सीधा, ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया कि वो सीधा जाएगा? अरे नहीं सर, सेम टेक्निक लगा के, जो राइट साइड जब रे फर्स्ट टाइम जब रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हाँ। जब वो सेकंड मिरर पर स्ट्राइक कर रही है उस टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा रहेगा ना। यहाँ पे ये एंगल? हाँ सर। क्यों? सर तो वो ज्योमेट्री लगा नॉर्मल के आ इंटरसेक्ट जाएगा। करेगी तो 90 डिग्री बनेगी, तो वो नॉर्मल इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये हाँ दोनों एंगल 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो सम ऑफ 4 एंगल्स 180 बनाना है, तो ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये भी एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये फील आया क्या, या फिर से? यस सर। हाँ ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आई थिंक यार थीटा वाला तो क्लियर हो गया होगा। ये 90 माइनस थीटा वाला पार्ट देखो, यहाँ मेरा रे आया, अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, यहाँ पे ये नॉर्मल बनाया, तो ये यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल 360 होना चाहिए, तो ये एंगल मेरा 90 बन गया। अब इस ग्रीन, येलो और ब्लू वाला साइड में देखो, इसमें ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये भी एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। फाइन। ओके, अब 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा हो गया, तो यहाँ पर डेविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ, पाई माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर जो डेविएशन प्रोड्यूस हुआ, दैट इज पाई माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर हो गया 2 थीटा, यहाँ पर पाई माइनस 2 थीटा। दोनों सेम सेंस में, अपोजिट सेंस में? अपोजिट में। नहीं, ये इधर घुमा है और ये भी इधर घुमा है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। तो नेट डेविएशन क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दैट इज पाई। दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा ना। हाँ सर, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, अलग घुमा है। सर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, मैं नहीं समझा क्या कर रहा। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमता है, उसका अपोजिट घूम रहा है। नहीं सर, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में आप कह रहे हो? नहीं, मैं इंसिडेंट रे से बात कर रहा हूँ। ये मेरा इंसिडेंट रे था, हम लोग इससे रे इधर घुमा, निकालने के लिए सीधा ऐड कर रहे हैं। अच्छा हाँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा। हाँ सर, समझा सर। तो मतलब हर केस में डायरेक्टली हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डिविएशन ऐड करते जाएंगे अगर हाँ, कुछ है। हाँ। डन, समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट, इमेज। ऑब्जेक्ट वो होता है जहां पर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करे, और इमेज वो होता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे। तो बेसिकली अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्टेड भी हो सकता है इमेज के लिए। तो ये इधर गया मान लो, तो ये इंसिडेंट रे अगर मैं मानूं, तो ऑब्जेक्ट वो होगा जहां से इंसिडेंट रे निकल रहा है, या फिर इंसिडेंट रे जहां पर मीट कर रहा है, दैट इज इंसिडेंट रे। तो इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सर ये वापस बताओ क्या? हाँ, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां से इंसिडेंट रे निकल रहा है, या फिर जहां पर इंसिडेंट रे
तुमको ऐसा फील है कि वहां पर आके इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट। इमेज वो होता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है, दिस इज इमेज। जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है, या फिर जहां पर अगर हम लोग अगर मीट नहीं कर रहा है एक्चुअल में, तो हम लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे, और फिर अगर मीट करेगा, दैट इज इमेज। वो केस मैं देखता हूँ आगे। तो बेसिकली इंटरसेक्शन, सर जब वो इंटरसेक्ट करता है या फिर अपीयर टू इंटरसेक्ट करता है, दोनों केसेस में हाँ दोनों केस में वो इमेज है। सर इमेज के बारे में क्या बोला, फिर से बताओ ना। जहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करता है ना, या फिर अपीयर टू इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज इमेज। ठीक है सर ऑब्जेक्ट में इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कहाँ हुआ है? ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जहां से इंसिडेंट रे निकल रहा है, या फिर जहां पर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर तुम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बात करो, तो वहां पर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रहा है ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट में। आ रहा हूं मैं वर्चुअल और रियल ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। डन। हम लोग रियल किसको बोलते हैं? जहां पर रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करता है। तो रियल और वर्चुअल भी एक बार लिख ही लो। रियल होता है कोई भी चीज, अगर मैं रियल बात करूं, तो वेयर लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट। सो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं वो भी। हाँ, उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो जहां पर भी एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑपरेट कर लेंगे। बट वर्चुअल इमेज या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कोई भी, इसमें एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। रेज डू नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली। हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं, तब जाके इंटरसेक्ट करता है। ये रियल और वर्चुअल क्या बोला आपने? हाँ आ रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इससे मेरा लाइट निकल रहा है, ये इंसिडेंट रे है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कैसा है? रियल है या वर्चुअल है? रियल है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में इंसिडेंट रे मर्ज कर रहा है या फिर वहां से निकल रहा है। बट अगर हम लोग इसका बात करें, अगर मान लो ऐसा लाइट आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये कहीं यहाँ से आ रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्शन गलत बना दिया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इंसिडेंट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, उसको हम लोग जबरदस्ती प्रोड्यूस करके मीट करा रहे हैं, तो दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली सर पर वो रेस किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है। हाँ, तो वो वाला किसी ऑब्जेक्ट मान लो बहुत दूर से आ रहा है, कहीं से हम लोग रे ऐसा भेज रहे हैं। अच्छा तो जैसे ओके। हाँ, उस सेंस में अगर ये मेरा मिरर है, तो मान लो यहाँ से रे ऐसा निकल रहा है, दूर जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। सर ये जो आपने लेफ्ट कॉर्नर में बनाया है वो तो रियल हो जाएगा, क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो इंटरसेक्ट करेगा। ये वाला? हाँ तो सर। वो इमेज वर्चुअल होगा। अगर मान लो रे जो है, ये मैं इधर से भेज रहा हूँ, इस साइड से, ठीक है।
और सर अगर मैं इसको उसका ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करूं अच्छा ओके तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट होगा, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं है। हाँ सर ठीक है, सर ऐसे कैसे हो सकता है ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए? ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है ना, इमेज है तेरी फोटो किसी चीज का इमेज है उसको तुम इमेज ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट कर रहे हो फॉर अनदर रिफ्लेक्शन। ओह, ठीक है, रिफ्लेक्शन taken in a form of an object, हाँ image taken as an object. तुम देखो तुम्हारा इमेज बन रहा है, तुम उसको किसी और मिरर में रिफ्लेक्ट करा रहे हो, तो वो जो हाँ इमेज होगा वो उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हाँ, दूसरे वाले, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट, अगर मान लो एक्चुअल में ये मिरर से आने के बाद रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है, देन दैट इज वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल इमेज। तो जहां पर भी रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगा दैट इज रियल, जहां पर नहीं इंटरसेक्ट करेगा दैट इज वर्चुअल। सर तो ऐसा है क्या रियल इमेज के वक्त वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है और हाँ, रियल इमेज होगा तो प्लेन मिरर में। सर वर्चुअल तो ऑब्जेक्ट हाँ वही जरूरी नहीं प्लेन है ना मिरर में, कुछ प्लेन मिरर में वही। हाँ प्लेन मिरर में। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला बताओ ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास दो मिरर है, ठीक है, उन्हें तुम आमने सामने आमने सामने नहीं, तुम टिल्ट करके रखे हो किसी एंगल पर, सर ठीक है। एक ही मिरर से हो जाएगा एक मिरर से कैसे करोगे? सर मेरी रिफ्लेक्शन आएगी वो वर्चुअल है ना तो उसको तो तुम इमेज जैसा ट्रीट कर रहे हो ना, जो तुम्हारा सर इमेज तो बन रहा है वो तो वर्चुअल इमेज ही हुआ ना नहीं, अगर मैं देखो पहला मिरर सामने वाला मिरर में बन रहा है। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज अलग है क्या हाँ हाँ हाँ, ओके देखो अभी मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, तो मेरा जो इमेज बन रहा है मिरर में दैट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है, वो हाँ मेरा सर वर्चुअल इमेज है। अब मान लो वो जो इमेज बन रहा है उसको मैं किसी सेकंड मिरर पे उसको ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट कराऊं, तो वो जो सेकंड मिरर के लिए ये जो इमेज है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम वर्चुअल कर रहा है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा हाँ सर समझा अब अभी समझ में आया? हाँ सर अभी समझा मुझे लगा सेम ही बोल रहे हो इसलिए ओके, सर आप बोल रहे हो कि वर्चुअल इमेज से जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक और मिरर पे पास करो ऐसा हाँ ना? एक और मिरर पे मैं भेज रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है। तो वो जो इमेज है जो एक्चुअल में वर्चुअल है वो दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सर ये तो दो उसको मैं मिरर वर्चुअल। वाला आप जो भी बोल रहे हो वापस बताओ। सर इसका एग्जांपल हम पेरिस्कोप ले सकते हैं ना। पेरिस्कोप तुम ऐसा लिए, हाँ तुम बोल सकते हो दो मिरर है, उसका इमेज इसमें आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाले का नीचे में आ रहा है। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मिरर के सामने खड़े हो, उसमें तुम्हारा इमेज बन रहा है, ठीक है। अब वो जो इमेज है वो सेकंड वाले एक और मिरर लिया, उस सेकंड मिरर के लिए ओके ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हाँ सर समझा तो इसलिए वो बार्बर शॉप इमेज में को मैं, देखते हैं। हाँ उस इमेज को मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। डन? समझा सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और प्लेन मिरर। अब पूरा डिस्कशन हम लोग प्लेन मिरर पे फिक्स करते हैं। ये प्लेन मिरर है, सामने वाला साइड लेट्स से साइनिंग है, इस पॉइंट को जो मिरर पे है इसको हम लोग पोल बोलते हैं, पोल, और कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली हम लोग इसको ओरिजिन जैसा ट्रीट करते हैं। तो अगर ओरिजिन जैसा ट्रीट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे निगेटिव वाई। और ये मेरा साइड, पीछे वाला साइड मैं पॉलिश किया हूँ, तो लाइट इधर से आएगा, तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब जो भी मेरा रे का डायरेक्शन होगा उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं,
डायरेक्शन ऑफ रे या फिर डायरेक्शन ऑफ लाइट is taken as positive. और ये वाला जो एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस। सर इसमें भी वो फॉर्मूलास वगैरह होते हैं क्या, लेंस वगैरह में होते थे वैसे? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें कॉमन सेंस है। सर पोल सेंटर है क्या मिरर का? जरूरी नहीं है। अब प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी लाइन हो सकता है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस हो बस सकता है, ये भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो प्लेन बस प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर जहां मिल रहा है उसको मैं पोल बोल रहा हूँ। तो पोल के बारे में लिख लो। पोल पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर इंटरसेक्ट, या फिर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जनरल स्टेटमेंट लिख देता है, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंटरसेक्ट, उसको हम लोग पोल बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? कोई भी नॉर्मल। प्रिंसिपल एक्सिस एनी नॉर्मल टू द सरफेस, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। डन? यस। नेक्स्ट। सर 1 मिनट पिछला साइड दिखाओ ना। हो गया सर। नेक्स्ट लिखो इमेज फॉर्मेशन of a point object by plane mirror। जैसे मान लो ये कितने डिस्टेंस बनता है, अगर d डिस्टेंस आगे है तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, सर डी डिस्टेंस पीछे ही बनता है मिरर में। प्रूफ कर दो इसको। सर उसके लिए वो हम लोग रूल्स लगा देंगे ना जो इमेज फॉर्मेशन के रहते हैं, और फिर उसमें प्रूफ कर देंगे। हाँ प्रूफ कर दो, बेसिकली वही प्रूफ करना है। सर रेस पास कर देंगे उससे। ठीक है, हाँ वही रेस पास करके प्रूफ करो। जैसे मान लो एक रे ये कंसिडर कर लिया, सर दो रेस बना देंगे और फिर ट्रायंगल के थ्रू पीछे जाके वर्चुअल इमेज बना सर देंगे। वो ठीक है ट्रायंगल्स दो बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर दिया उनको। हाँ सही है। एक ये रे ले लिया तो ये इधर पास करेगा सच दैट ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे 1 है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे 2 है, तो R1 और R2 तो कभी भी मिलेगा नहीं ना, रिफ्लेक्टेड रे 1 और R2। नो सर, बट हम उसे वर्चुअली मिला देंगे। तो R1 और R2 एक्चुअल में रियल लाइफ में वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो लेफ्ट में मिरर के वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये गया बैकवर्ड, तो यहाँ पर कहीं पे इमेज बन गया।
दोनों रे इंटरसेक्ट कर गया तो ये इमेज बना, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। अब अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, ये एंगल 90, ये 90, ये और ये कॉमन भी है, ये एंगल भी सेम हाँ हो सर, जाएगा। तो दोनों RHS ट्रायंगल जो है OPM और O डैश, ट्रायंगल OPM is congruent to triangle O dash PM. This implies RHS क्राइटेरिया से हो गया तो फिर दोनों के RHS नहीं हुआ साइड ना भाई, अरे हाइपोटेनस कोई भी क्राइटेरिया होगा, क्या तीन फर्क चार पड़ता है? SAS वगैरह उससे क्या? हाँ सब इक्वल है ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता हाँ, तो हमारा जो जितना आगे होगा ऑब्जेक्ट उतना ही इमेज पीछे बनेगा। डन? यस सर। ओके, नेक्स्ट, अगर मान लो यहाँ पर मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा सर। बनेगा बस हाँ सर। व्यूअर कहीं और होना चाहिए, क्या? देखने वाला कहीं और होगा तो दिखेगा हाँ, उसको देखने image। वाला कहीं और होना चाहिए, इमेज तो बनेगा। जैसे मान लो एक ये रे हाँ, कंसीडर सर। कर लिया और एक ये रे कंसीडर कर लिया, तो ये इधर बाउंस किया और ये इधर बाउंस किया, तो ये डेफिनेटली ये दोनों नहीं मिलने वाला है, R2 R1 ये दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा। अगर मैं इसको हाँ, बैकवर्ड सर। प्रोड्यूस करूं वर्चुअल इमेज बनाएगा तो यहाँ पर कहीं पे वर्चुअल इमेज बनेगा O डैश, ये अगर O है तो ये वर्चुअल इमेज बन गया। यहाँ पे प्रूफ कर दो कि अगर ये यहाँ से x डिस्टेंस आगे है तो ये भी x होगा। सर हाँ 1 मिनट के लिए लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। हाँ ओके। हो गया सर। हो गया प्रूफ? यस सर। ओके, सिंपल सा, अगेन इसको ऐसे ज्वाइन करो, ये एंगल अगर थीटा माना तो ये भी एंगल थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। अगेन let's say this is P, this is M, triangle OMP is congruent to triangle O dash MP, दिख रहा है congruent है, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, OM इक्वल टू O dash M इक्वल टू X। थीटा थीटा इक्वल कैसे किया? ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ना, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। हाँ सर, ये तो हमने अज्यूम कर लिया ना कि दोनों सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट।
वो तो रूल ही है ना इमेज फॉर्मेशन अच्छा, का। तो तुम एक ऐसा, नहीं जरूरी थोड़ी ना है। हाँ जरूरी नहीं है, तुम प्रूव ओके करते वक्त कैसे लिखेंगे वो? ठीक है। सर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया तो हो रहा है, क्या क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके सॉल्व करेंगे नहीं, तो तो तुम कॉन्ग्रुएंट होता है। ये भी लोगे ना, ये दोनों, ये वाला भी ले लोगे तो सर तुम्हारा उनके प्रूफ हो बीच जाएगा। में कॉमन साइड भी जो है वो सेम है, जो एक मिनट दोनों को। तुम ये भी ले लोगे ना, तो तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा कि वो दोनों सेम पॉइंट पे आएगा, मतलब उसके सामने ही लाई करेगा। सर फिर तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों रे इक्वल है। एक मिनट रुक जाओ। अगर तुम ये एंगल को फाई मानो तो ये एंगल भी फाई हो गया पूरा, हाँ और ये एंगल भी फाई हो गया। तो तुम कहीं जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं मान लो कहीं, जरूरी नहीं है मैं स्ट्रेट लाइन में आना, ठीक है, तो जहां पर भी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बनाएगा, राइट? हाँ अब तुम बोल सकते हो क्या ऐसा कुछ कि ये स्ट्रेट लाइन में होगा? सर वो स्ट्रेट लाइन में हाँ हो सकता है। हाँ, अब तुम बोल सकते हो कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन में आएगा, और फिर तुम ये काम कर सकते हो। ओके सर, ठीक है, ओके। क्लॉक आज नहीं सर स्टार्ट हम करते हैं। थोड़ा मिरर एक्सटेंड करके नहीं कर सकते, वही सेम ही हो जाएगा ना? हाँ मतलब मिरर एक्सटेंड, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। हाँ वही ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लो ये एक मिरर है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स डाल दिया, अभी इसका इमेज बन रहा है यहाँ पे। हाँ, मैंने यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स डाल दिया, ऊपर में मिरर है, नीचे में मिरर है, इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर। बनेगा। हाँ क्या सर। डिफरेंस होगा दोनों इमेज में, जो पहले बन रहा सर था और वो अभी जो उतना बन रहा क्लियर नहीं बनेगा, ब्लर थोड़ा बनेगा और ब्लर नहीं वीकर इमेज बनेगा, उस बनेगी। इमेज का एक पार्ट ही नहीं दिखेगा। नहीं नहीं सर नहीं वीकर इमेज बनेगी, उसमें उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा ब्लर नहीं टाइप मतलब रहेगा। एग्जैक्ट टर्म अगर straight- यूज करो तो वीकर इमेज का क्या मतलब होता है? डिमिनिश्ड डिमिनिश नहीं यार, ऑब्जेक्ट डिमिनिश कैसे हो जाएगा? प्लेन है सर एक पार्ट नहीं दिखेगा जिस पार्ट से लाइट मतलब पहुंच नहीं पा Partial रहा है, वो image पार्ट आएगी। दिखेगा ही नहीं। नहीं, सब सारे पार्ट दिखेंगे, तुम करके देखना। हाँ सर फिर वो जहाँ से प्रोजेक्ट किया है, मतलब लाइट निकल रही है वहां से नहीं दिखेगा, बाकी दूसरी जगह हाँ से दिखेगा। वो तो ठीक है, वो तो होगा ही। उसके अलावा क्या होगा, ब्राइटनेस थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, ब्राइटनेस, या फिर तुम बात करो इंटेंसिटी। ब्राइटनेस को ही बेसिकली इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा इमेज का। इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया। तो साउंड के लिए भी होता है नहीं? हाँ, ये साउंड के लिए भी यूज होता है। तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, बेसिकली ब्राइटनेस डिक्रीज कर जाएगा थोड़ा मतलब सा। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो, हाँ, जो नंबर ऑफ लाइट्स वहां पर आ रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे ना, हाँ तो ब्राइटनेस थोड़ा कम होगा। फाइन, क्लॉक में आज नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, कुछ सिंपल सी क्या चीजें कर दो। क्लॉक? हाँ, क्लॉक वेलोसिटी ये सर सब आज नहीं कर रहे हैं। हाँ, सर वो आपने सामने क्या रखा था, ब्लैक? कोई भी ब्लैक पेपर रख दो, ब्लॉक कर दिया लाइट। ब्लैक पेपर डाल दो। वो ब्लैक ओपेक है कि सर ब्लैक ही क्यों लिया? लाइट ना पास कर। ओपेक पेपर कर दो, ओपेक हाँ पेपर। भाई कोई भी ओपेक चलेगा ऐसे। ओके, होमवर्क क्वेश्चन एक कर लो फिर होमवर्क कर लेना। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो इसका इमेज कैसा दिखेगा? लेफ्ट साइड में टिल्ट रहेगा। ऐसा कुछ आएगा? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो तुम लोग का होमवर्क क्या रहेगा, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट का मिरर इमेज बनाओ,
जैसे ये है, इसका मिरर इमेज बना लिया, और मिरर इमेज और ये देखो सेम दिख रहा है ना। लेकिन अगर मैं बी का बनाऊं तो बी का मिरर इमेज कैसा होगा? ऐसा। तो सर तुमको मतलब बताना एक है। तरह से सिमेट्रिकल देख रहे हैं। हाँ, तो कितने 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 अल्फाबेट हैं जिनका मिरर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम आएगा, वो तुमको फाइंड करना है। सर ये सब तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है सर। हाँ ठीक है, तो अब अभी के लिए मैं क्या होमवर्क दे सकता था इसमें, तो और कुछ होमवर्क नहीं मिल सकता है। सर छोड़ दीजिए होमवर्क फिर। ठीक है, बस एक बार देख काउंट कर लेना कितने आ रहे हैं। हाँ सर देख तो याद हाँ, रहेगा सर। तुमको। ठीक है, ओके। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नहीं नो सर। ये चैप्टर अभी स्टार्टिंग में मजा आएगा बहुत, मतलब आज का क्लास नहीं, आज का क्लास तो बोरिंग था। नेक्स्ट क्लास में क्या होता है फिर? इनमें थोड़ा टफ हो जाता है। रिफ्लेक्शन जब आता है फुल पावर में। सर हाँ सर वो ओपेक में तो लाइट पास ही नहीं करेगा ना, तो हाँ, तो बस उतने दूर से नहीं पास करेगा ना, बाकी जगह से तो पास करेगा ना। ओके ओके सर। ठीक है, अच्छा मैं सोचा कंसंट्रेटेड है। ओके सर। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। वो कुछ फाइंड कर लेना और याद रखना, तो तुम्हारा काम अगर कुछ ऐसा जेई मेंस एडवांस में तो नहीं पूछेगा, बट कोई फालतू एग्जाम दोगे तो फिर उसमें पूछ सकता है ऐसा कुछ, तो एक बार बस फाइंड कर लेना। सर 11 है ना आंसर? आंसर यार पता नहीं। गूगल पे सर्च मार ले। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। 3 4 लेटर लिखने के स्टाइल से भी चेंज हो सकता है ना आंसर। हाँ आंसर 11 है। नहीं बिल्कुल सिंपल लिखना है, ऐसे WXY सीधा ऐसे लिखना है। सर करेक्ट है ना, मतलब 11। हाँ 11, Y को ऐसे लिखना है तो फिर 11। वही बोल रहा था सर। लिखने के स्टाइल पे डिपेंड करेगा। हाँ ठीक है।